सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान से सहयोग लिया तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने जय हिंद का नारा दिया तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे के साथ भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए एक विजय अभियान चलाया। इस तरीके से हमारे सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी के नाम से संबोधित किए जाने लगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिनकी मौत आज भी एक मिस्ट्री है। इस मिस्टीरियस पर्सन की क्या कहानी थी और कितने ज्यादा फेमस थे और लोगों के दिलों में किस तरीके से ये राज करते थे, आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपने वीडियो की PDF और लिंक प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि इसके पहले ये जो बायोग्राफी की मैंने सीरीज लेकर के आई है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, स्वामी विवेकानंद और रिसेंटली बायोग्राफी ऑफ भगत सिंह मैंने डाली है, जिसको आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने देखा और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को भी देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेटली अभी जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जा करके आप इन बायोग्राफीज को जरूर देखिए, क्योंकि अभी में रिसेंट जो सीरीज चल रहा है, जितने भी फ्रीडम फाइटर थे इंडिया की और जो भी एक अपनी पहचान बनाने वाले जितने भी लीडर्स थे, उन सब के ऊपर मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उनके जन्म और पारिवारिक जीवन के बारे में तो आपको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कास्ट परिवार में हुआ था। उनके पिताजी, आप इधर बगल में फोटो देख सकते हो, इनका नाम था जानकी बोस और उनकी माता जी का नाम था प्रभावती। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे और पहले वो सरकारी वकील थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस खुद शुरू कर दी थी। उसके बाद कटक के महापालिका में लंबे समय तक उन्होंने काम किया था। सुभाष बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड थे और उनका पढ़ाई में बहुत ही मन लगता था। इस तरीके से हम जानते हैं कि शिक्षा दीक्षा से लेकर IAS तक का सफर उनका कैसा था, ये काफी दिलचस्प था। एक्चुअली कटक के प्रोटेस्टर स्कूल से प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पूर्ण करने के बाद सुभाष चंद्र बोस 1909 में रेनवेसा कॉलेजियम स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल, जिनका नाम था बेनी माधव दास, उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए थे और उनके ऊपर काफी अच्छा इनका प्रभाव पड़ा था। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था, क्योंकि ये विवेकानंद जी से काफी ज्यादा इंस्पायर थे। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी से पास की थी और बीए के छात्र बीए का ऑनर्स इन्होंने कंप्लीट किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहां पर जब ये बीए कर रहे थे तो वहां पर छात्रों के बीच और टीचर्स के बीच में कुछ झगड़े लड़ाइयाँ हो गई थी, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जिसकी वजह से इनको कॉलेज से निकाल दिया गया और एग्जाम भी इन्हें नहीं दिया गया। बाद में जब इन्हें कॉलेज से निकाला गया तब ये 49वीं बंगाल रेजिमेंट के भर्ती के लिए परीक्षा दी, परंतु इनकी आंखें थोड़ी खराब थी। आपने देखा होगा कि ये चश्मा लगाते थे, जिसकी वजह से वहां पर इनको मेडिकल टेस्ट में निकाल दिया गया। फिर भी इनके मन में जो सेना में जाने का जो जुनून था वो खत्म नहीं हुआ और ये दोबारा से सेना में जाने के लिए प्रयास करने लगे। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनाले के रंगरूट के रूप में इन्होंने प्रवेश पा लिया। फिर भी इनको ख्याल आया कि पिछले साल की तरह इस बार भी अगर इंटरमीडिएट में इनका नंबर कम आ गया
तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन्होंने दोबारा से पढ़ाई में मन लगाई और 1919 में बीए की ऑनर्स परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास हुए और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान आया। तो इस तरीके से ये पढ़ाई में काफी ही दिलचस्प थे और अपनी रुचि लगाते थे। एक्चुअली इनके पिता की इच्छा थी कि सुभाष आगे चल करके आईसीएस की नौकरी आईसीएस बने, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने इनके पिता ने इनसे बोला था कि आप इसके लिए तैयारी करें। एक्चुअली इनके पास ज़्यादा समय नहीं था और ये आईसीएस की परीक्षा सिर्फ एक ही बार यानी कि एक ही अटेम्प्ट इनके पास बचा हुआ था। ऐसे में इनके पिता ने इनसे पूछा तो इन्होंने बोला अपने आप को 24 घंटे का समय मांगा सोचने के लिए, ताकि वे परीक्षा देने और ना देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी अंजस में वो जागते रहे और आखिर में उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को वो इंग्लैंड चले गए। आपको याद रखना है कि 15 सितंबर 1919 को सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा के लिए तैयारी के लिए इंग्लैंड चले गए थे। लेकिन जब वो इंग्लैंड गए थे तो वहां पर इनको किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिला था। ऐसे में सुभाष ने किसी तरह किड्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु प्रवेश ले लिया था। हालांकि मकसद इनका आईसीएस की परीक्षा निकालना था, लेकिन वहां रहने और खाने पीने के लिए व्यवस्था करनी थी। इसलिए इन्होंने टेम्पोररी उस स्कूल में अपना दाखिला करा लिया था। जैसे ही उन्होंने एडमिशन लेना तो बहाना था। हालांकि 1920 में जब इन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी तो वहां पर ये सूची में चौथे स्थान पर आए थे और इस तरीके से वहां पर इन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी क्वालिफाई कर ली थी। इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलों और दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों के कब्जा कर रखा है। उनके मन में हमेशा ही स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष की बातें चलती रहती थी। ऐसे में वो कहना चाहते थे कि आईसीएस बनकर वह अंग्रेजी की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव एस मॉन्टिग्यू को आईसीएस से त्याग पत्र इन्होंने अपना दे दिया। एक ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने अपना आईसीएस की पदवी से त्याग पत्र दिया था और ऐसा करना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय अभी के आईएएस के एग्जाम के जैसा आईसीएस का पेपर होता था और सबसे बड़ी पदवी होती थी। खासकर भारतीयों के लिए आईसीएस बनना बड़ा ही मुश्किल काम था। ऐसे में इनके द्वारा त्याग पत्र दिया जाना एक बड़ा ही अचंभा बात थी और जिसकी वजह से जब ये इंडिया आए तो इनको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसा कहा जाए कि इन्होंने एक पत्र चित्तरंजन दास को भी लिखा था और उनकी माँ का भी एक पत्र इनको मिला था। तो इनकी माँ का जो पत्र था उनमें उनकी माँ ने एक लाइन लिखी थी जिसको देखकर सुभाष चंद्र बोस जी काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिसमें लिखा था कि पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। तो ऐसा कुछ उनकी माँ ने लिखा था जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगा था उन्हें इस चीज को जानकर। अब हम जानेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस पार्टिसिपेट किए और क्या उनका रोल था वहां पे। एक्चुअली कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू ने के साथ काम करने का चाहत जताई थी। इंग्लैंड से ही उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की थी। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और वहां पर महात्मा गांधी जी से मिले। मुंबई में गांधी जी की मणि भवन में निवास करते थे और वहां पर वो 20 जुलाई को 1921 में गांधी जी और सुभाष जी के बीच पहली मुलाकात हुई थी। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ मिलकर काम करने का सलाह दिया और इस तरीके से पहले सुभाष चंद्र बोस दास बाबू के साथ मिलकर काम किए। उन दिनों एक्चुअली गांधी जी खिलाफत असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उसके साथ सुभाष इन दिनों आंदोलन में भी सहभागी हो गए थे। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोल
कोलकाता महिपाल का चुनाव स्वराज पार्टी से लड़कर जीता था। जब ये चुनाव जीत गए थे तो उसमें सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी भी नियुक्त कर दिया गया था और इस तरीके से सुभाष चंद्र ने वहां कोलकाता में एक बहुत ही अच्छा काम किया और हर चीज को वहां पर एक नए ढंग से करा। कोलकाता में जितने भी रास्ते थे, जितने भी रास्ते का अंग्रेजी नाम थे, उन सभी नामों को बदलकर उन्होंने भारतीय नाम कर दिया था और इस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी भी उन्होंने प्रोवाइड कराई थी। बहुत जल्दी ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण नेता बन गए और इस तरीके से वो लोगों में फेमस होने लगे। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग भी शुरू की थी और 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए थे। उस समय कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय समिति को सौंपा था, जिसे मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस भी उसके एक सदस्य हुआ करते थे। इस तरीके से जब 1929 में यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसके प्रमुख सुभाष चंद्र बोस थे, तो वहां पर डोमिनियन स्टेट्स देने का बात किया था अंग्रेजों ने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो अपना पूर्ण स्वराज चाहिए और इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात कही थी और अंग्रेजों को मौका दिया था कि उनके पास 1 साल का टाइम है, वो हमें पूर्ण स्वराज दे दें, अन्यथा हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। फिलहाल तब जाकर के 1930 में जो कराची का अधिवेशन था, वहां पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन किया गया था। 26 जनवरी 1931 को ही कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष चंद्र ने एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व भी किया था। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई थी और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया था। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सभी कैदियों को बाहर निकालने के लिए बोला था और उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को बाहर आ गया था, लेकिन वहां पर एक चूक हो गई थी। अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को बाहर निकालने से मना कर दिया था। आज मैं भगत सिंह के बारे में मैंने पहले ही बायोग्राफी बना दी है, उसे आप जाकर के देखिएगा। उनकी बायोग्राफी भी काफी इंटरेस्टिंग है और किस तरीके से उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, असेंबली में बम फेंका था, काकोरी कांड जो था, चौरी चौरा इंसिडेंट से किस तरीके से वो प्रभावित हुए थे, गांधी जी के साथ उनके अपने कैसे विचार थे, इन सारे टॉपिक्स पे मैंने भगत सिंह के बारे में वीडियो बनाई है। यहाँ पर उसका आई बटन में लिंक भी प्रोवाइड करा देता हूँ। भगत सिंह के बारे में पूरी जानकारी मैंने देख रखी है, आप जाकर उन्हें जरूर देखेगा। तो भगत सिंह जी जेल में थे, उस टाइम पे सुभाष चंद्र जी को भी जेल में डाला गया था और सुभाष चंद्र जी से भगत सिंह मिले भी थे, बट सुभाष जब गांधी जी ने पैरवी की थी तो सुभाष चंद्र बोस तो बाहर आ गए, पर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने बाहर छोड़ने से मना कर दिया था। हालांकि भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात की, परंतु उन्होंने काफी नरमी के साथ बात की थी, जिसकी वजह से उनकी फांसी टली नहीं। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेजों के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। अब हम बात करते हैं कि गांधी जी ने जब बात नहीं किया तो एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस उनसे थोड़े से नाराज भी हो गए थे और उनके तरीके सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आए थे। फिलहाल हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार जेल गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस पूरे 11 बार वो जेल गए थे और सबसे पहली बार वो 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ था। 6 महीने के लिए वो जेल गए थे। 1925 में उनका एक क्रांतिकारी जिसका नाम था गोपीनाथ साहा, उसे पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टैगोट को मारने के चक्कर में वो दूसरे किसी को एक व्यापारी को मार डाले थे और जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई थी और फांसी उन्हें दे दी गई थी। जब उन्हें फांसी दे दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस काफी रोए थे और जिसकी वजह से अंग्रेजों को ऐसा लगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो क्रांतिकारियों से मिले ही नहीं बल्कि उनको प्रभोग भी कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस जी को बिना किसी मुकदमा चलाए
दोबारा से जेल में डाल दिया गया और उन्हें म्यांमार के मांडलिक कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया गया था। जब वो वहां उनके गए थे, जेल में जब वो बंद थे, तो उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। एक्चुअली उन्हें तपेदिक नामक तपेदिक हो गया था, बीमारी हो गई थी। हालांकि परंतु अंग्रेज जो थे उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिए थे। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए शर्त रखी कि वो इलाज कराने के लिए यूरोप जाएंगे, मतलब इंडिया में उनका इलाज नहीं होगा। लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद वे भारत कब लौटेंगे। इसकी वजह से सुभाष ने उनकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। आखिर में परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अंग्रेजों को सुभाष जी को छोड़ना ही पड़ा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए, जिसकी वजह से वो डर गए थे और इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा था। और तब जाकर के सुभाष चंद्र जी ने अपना इलाज डलहौजी अपना इलाज जो है वहां पे डलहौजी चले गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने अपना इलाज कराया था। बाद में उन्हें यूरोप में जाना पड़ा था। वहां पर वो अपने सेहत को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। ऐसे में उनको यूरोप जाना पड़ा था और वो यूरोप में 1933 से लेकर 1936 तक रहे थे। वहां पर वो इटली में मुसोलिनी से भी मिले थे तथा आयरलैंड के नेता डी वरेला से भी मिले थे और उनके सुभाष के साथ अच्छे वो दोस्त भी बन गए थे। जिन दिनों सुभाष यूरोप में थे, उन्हीं दिनों जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू जी का ऑस्ट्रिया में भी निधन हो गया था और इसलिए सुभाष ने वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना भी दी थी। बाद में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऑस्ट्रिया में जब वो गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो वहां पर उनकी शादी भी हुई थी। एक्चुअली सन 1934 में जब सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, तो उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई थी। उनके एक मित्र ने एमिली सेंकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। एमिली के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हुआ, जिसकी वजह से नाजी एक्चुअली जो एमिली थी वो एक नाजी जर्मन नहीं थी। नाजी जर्मन के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों में 1942 में बॉडगस्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह हुआ था, क्योंकि उस समय जो जर्मन थे वो नाजियों को मार रहे थे। तो ऐसे में नाजी जो कल्चर था उसके हिसाब से उन्होंने शादी नहीं की थी और यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने वहां पे शादी कर ली थी। वियना में उनके एमिली को एक पुत्री को भी जन्म दिया था और इस पुत्री का नाम उन्होंने अनीता रखा था। अनीता अभी भी जीवित हैं और उनका नाम अनीता बोस फॉफ रखा गया था। अभी भी वो भारत आती हैं और अपने परिवारजनों से मिलती हैं। इस तरीके से उनका सफर जो था वहाँ का काफी अच्छा था। बट फिलहाल जब वो इंडिया आए तो हरिपुरा में उनका कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था। 1938 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, हरिपुरा में तय था। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना था। यह कांग्रेस के 51वां अधिवेशन था और इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचकर रथ से किया गया था। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू ने इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की भी स्थापना की थी। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस या फिर जो भी भारतीय नेता थे वो चीन की सहायता भी की थी। तो इस तरीके से पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस काफी तटस्थ थे। वो किसी भी पक्ष या विपक्ष को लेकर के काफी ही एक तटस्थ बिहेवियर रखा करते थे। आगे बात करते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से एक बार सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा भी दे दिया था और उसका रीजन बहुत ही अलग था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा में जब इनका अध्यक्ष बने थे तो इनसे काफी लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को जब चुना गया था, लेकिन जो सुभाष की कार्य पद्धति थी उससे गांधी जी को पसंद नहीं आया।
इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल भी छा गए थे। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत को स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र कर दिया जाए, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो जर्मनी के साथ वॉर में एंगेज था और ब्रिटेन को लोगों की जरूरत थी, आर्म्स की जरूरत थी, उसके पास पैसे बहुत खर्चे हो रहे थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी ब्रिटेन के साथ और ऐसे में सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि यही बिल्कुल सही मौका है अंग्रेजों को भारत से भगाने का, और वो ऐसा चाहते भी थे, परंतु गांधी जी उनसे सहमत नहीं थे, जिसकी वजह से 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल भी ना झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष चंद्र बोस स्वयं ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनना रहना चाहते थे, लेकिन गांधी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी ने अध्यक्ष पद से हटाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया जी को खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया को वोट देना मतलब गांधी जी को वोट देना। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को पत्र लिखकर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाने का निवेदन भी किया था, परंतु गांधी जी नहीं माने। प्रफुल्ल चंद्र राय, मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक ने भी सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष रूप में बनने देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी फिर भी किसी की बात नहीं माने। वो अपने बात पे अड़े रहे और पट्टाभी सीतारमैया जी को चुनाव में खड़ा कर दिया। जब वे चुनाव में खड़े हुए तो पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी को ऐसा लगता था कि पट्टाभी सीतारमैया आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 वोट प्राप्त हुए और सीतारमैया जी को मात्र 1377। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष जी को 203 मतों से चुनाव जीत गए थे, मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात में खत्म नहीं हुई थी। वहां पर जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वो सुभाष के तरीके से सहमत नहीं है तो कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी में 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। तो ऐसे में जब सुभाष जी ने वहां पर काम करना शुरू किया, अधिवेशन के समय सुभाष बाबू को तेज बुखार भी हो गया था, फिर भी उन्होंने स्ट्रेचर पे आकर के उस अधिवेशन को किया था। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे थे और उनके सभी साथी उपस्थित नहीं रहे थे। इस वजह से सुभाष काम नहीं कर पाए और उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से सुभाष ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे गांधी जी की वजह से सुभाष चंद्र बोस जो कि एक काफी काबिल लीडर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि गांधी जी की वीकनेस थी अपने मन की बात करना। शायद सुभाष चंद्र बोस होते तो सीन कुछ अलग ही होता। बाद में सुभाष चंद्र बोस रुकने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने आगे बढ़ने का जो निश्चय किया था, उनको जरूरी नहीं था कि वो कांग्रेस के साथ में हैं, अकेले हैं या पूरी दुनिया उनके साथ है। उनका बस एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से भगाना, अपने देश को पूर्ण स्वराज दिलाना। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की थी और कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। तो इस तरीके से वो अब कांग्रेस से अलग हो गए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू भी कर दी थी। इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने की जो पार्टी थी वो अलग ही एक स्वतंत्र पार्टी बन गई थी। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष के विशेष आमंत्रित रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्पना भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगी। तभी उनके द्वारा एक इंसिडेंट हुआ जो कि कलकत्ता में हालवेट स्तंभ में, जो भारतीय की गुलामियों का प्रतीक था, उस स्तंभ को फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने सुभाष के घर जाकर उनको पकड़ लिया और उनके जितने भी फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग थे उनको कैद कर लिया गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे और सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया था। मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहे, इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उनके घर पर ही नजरबंद करके रख दिया था। उनके घर पर ही पुलिस का पहरेदारी कर दी थी और जब वो घर में बंद थे तो उनके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती थी वो सब अंग्रेजों को पता चलता रहता था। लेकिन इस नजरबंदी के बाद भी सुभाष चंद्र बोस वहां से पलायन हो गए थे। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये वो गाड़ी थी जिसमें बैठकर वो अपने घर से निकले थे। एक्चुअली नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई थी। 16 जनवरी 1941 को वह पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपने गाड़ी से कोलकाता से दूर गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे और ये आप वहां पे नक्शा देख सकते हैं। ये है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर उनका घर था जीटी रोड के पास। इसके बाद वो बर्दवाना गए, फिर भोलपुर शांति निकेतन गए जहां पर वे रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिले। वहां से वो ट्रेन पकड़े और दिल्ली की तरफ चले गए। दिल्ली के बाद पेशावर गए। पेशावर के बाद पाकिस्तान को पार करके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार, रहमत खान पठान नाम के पठान ने और सुभाष के उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। इस तरीके से वो पहाड़ियों को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़े थे। काबुल में सुभाष 2 महीने तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे थे और यहाँ के बाद वो रूस गए। रूस के बाद रूस के दूतावास प्रवेश करना चाहते थे हालांकि, लेकिन वहां पर वो नाकामयाब रहे थे और जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की थी। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही थी और जर्मन इटालियन दूतावास ने उनकी सहायता भी की थी। आखिर में आयरलैंड मेजेंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को चले गए थे और वहां से जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे थे। तो इस तरीके से ये उनकी पूरी यात्रा थी भारत से पलायन करके मॉस्को और फाइनली जर्मनी पहुंचने का। जब वो जर्मनी पहुंचे थे तो उनका मेन मकसद था कि वो हिटलर से मुलाकात करना चाहते थे। बर्लिन में सुभाष सर्वप्रथम रिबेनट्रॉप जैसे जर्मन के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मन में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना भी की। इस दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे थे। जर्मन सरकार के एक मंत्री ने एडम फॉन ट्रॉन्ट सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए थे और फाइनली वो हिटलर से मिलने की कोशिश की थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब वो हिटलर से मिलने गए थे तो हिटलर ने अपने ही जैसे कुछ अलग पॉपेट्स भी बना रखे थे। जब सुभाष चंद्र बोस के सामने उनके नकली चेहरे वाले लोग आए तो सुभाष चंद्र बोस उन्हें पहचान गए, जिसकी वजह से हिटलर काफी ज्यादा परेशान हो गया कि इस व्यक्ति ने मुझे पहचाना कैसे। जब वो रियल में हिटलर इनके सामने आया तो भी सुभाष चंद्र उन्हें पहचान गए थे और इस वजह से हिटलर जो था इनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। हालांकि जो भी हेल्प मांगनी थी हिटलर से अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो तो उनको ज्यादा कुछ वहां पे फायदा हुआ नहीं। एक्चुअली हिटलर ने कहा कि जर्मनी भारत से काफी ज्यादा दूर है और ऐसे में उनकी वो कोई मदद नहीं कर सकता। परंतु हिटलर के द्वारा जर्मन सैनिकों के द्वारा जो भी इंडियन सैनिक वहां पकड़े गए थे उन्हें माफ कर देने की बात कही थी। जब सुभाष को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला, इसलिए वो 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी को लेकर के पूर्वी एशिया की ओर वो निकल पड़े थे। जब वो पूर्वी एशिया की ओर निकले तो उनके रास्ते में वो चलते हुए यहाँ पर अटलांटिक ओशन के साथ होते हुए अफ्रीका के साउथ से यहाँ मेडागास्कर की तरफ पहुंचे। यहाँ पर जब वो पहुंचे तो यहाँ पर वो जापान के पास मेडागास्कर से पहुंचे, फिर यहाँ पर सिंगापुर में पहुंचे, जकार्ता पहुंचे। वहां पर जापानी सी से वो आगे की तरफ बढ़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किन्हीं भी दो देशों के नौ सैनिकों के पनडुब्बियों द्वारा नाविकों की यह एकमात्र अदला बदली थी कि कोई दो देशों की पनडुब्बी अपने सेनाओं को अदला बदली कर रही है। ऐसे में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो थे मेडागास्कर के पास जर्मन की पनडुब्बी से निकलकर तैरते हुए जापानीज पनडुब्बी में गए थे और ये जापानीज पनडुब्बी उनको लेकर के इंडोनेशिया चली गई थी।
बाद में वो आगे के अभियानों में पूर्वी एशिया में जो उनका अभियान चला था उसमें उन्होंने जापान का भी काफी सहयोग किया था। वहां पर क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व भी वो संभाल चुके थे। एक्चुअली सिंगापुर में एडवर्ड पार्क में रास बिहारी बोस ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया था। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन भी दिया था और जापान ने काफी कुछ सहयोग भी किया था इनका। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना की थी और वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी और नेताजी आजाद हिंद फौज के सेनापति बन गए। आजाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंधुओं को भर्ती भी किया। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी रानी रेजिमेंट की भी स्थापना की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि झांसी रानी रेजिमेंट जो थी वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी और इसमें पहली ऐसी रेजिमेंट थी जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा भी दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का भी नारा दिया था। दोनों फौजों ने मिलकर अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप को भी जीत लिया था। इसके बाद वो जिसका नाम उन्होंने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का भी नाम रखा था, जो आप रिसेंटली में देख रहे होंगे कि दोबारा से अंडमान और निकोबार के जो लैंड है उनके नाम दोबारा से शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और एक सुभाष द्वीप के नाम से भी जाना लगाने लगा था। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल, कोहिमा पर भी आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ने लगा था और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। एक्चुअली जब आजाद हिंद फौज पीछे हट रही थी तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की, परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील तक चलते रहना पसंद किया था। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श भी प्रस्तुत किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी रेजिमेंट की जो लड़कियां हैं वो वहां पर युद्ध में मारी जाएं और वो उनके साथ रहना चाहते थे। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और अर्जी हुकूमत आजाद हिंद तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया था। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने उन्हें नेताजी भी कहा था। अब आते हैं सुभाष चंद्र बोस की वो मिस्टीरियस कहानी जिसमें सुभाष चंद्र जी आज तक मिस्टीरियस ही रह गए थे और आज तक उनके इस बात का बिल्कुल भी पर्दाफाश नहीं हो पाया था। एक्चुअली उनकी दुर्घटना का जो राज है आज तक नहीं खुल पाया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय भी किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वो लापता हो गए थे। इस दिन के बाद वे किसी भी को भी दिखाई नहीं दिए थे। तो क्योंकि 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोना में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइको में हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटना ग्रसित हो गया था और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से इनकी जो कहानी थी ये मृत्यु की आज तक एक कंट्रोवर्शियल रही है। इसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चला कि एक्चुअल में क्या हुआ था। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज भी हैं जिसमें ये बताया जाता है कि वहां ताइवान में किसी भी तरह का प्लेन हैक नहीं हुआ था या फिर गुमनामी बाबा के नाम से भी इनको विख्यात किया जाता है। एक्चुअल में क्या था ये आज तक के किसी भी डेटा में शामिल नहीं किया गया है। जापान के टोक्यो में रैंकोजी मंदिर में आज भी इनकी मूर्ति लगी हुई है, जहां पर इनके सम्मान में वहां पर इनका सम्मान दिया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच की थी कि उनकी मृत्यु आखिर का कारण क्या था, लेकिन कई सारी समितियों और कई सारे आयोगों के दौरान भी इनके लापता होने की जो कहानी थी उसमें कुछ भी निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है।
देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने के लिए कई दावे पेश किए गए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की प्रमाणिकता की सुनवाई नहीं की जा सकी है। अब बात करते हैं कि भारत की स्वतंत्रता पर नेताजी का प्रभाव क्या था। हालांकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आपके अंदर काफी ज्यादा पेशेंस और आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के। तो डेफिनेटली आप इंटरेस्ट को बनाए रखिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। एक्चुअली इसके बाद मैं खत्म करने वाला हूँ और बस 4-5 मिनट और लगने वाला है, तो आप पेशेंस बना के जरूर रखिएगा। अब हम जो फाइनल टॉक है ना, ये जानना जरूरी है कि भारत की स्वतंत्रता पर नेताजी का जो प्रभाव था वो कैसा था। जो उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, भारत के ऊपर आक्रमण किया था, इनका इफेक्ट क्या पड़ा था। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम बरसाए थे, तब जापान ने नेताजी का से सपोर्ट अपना वापस ले लिया था। ऐसे में वो विकल्प खोजने के लिए दूसरे देशों में जाना चाहते थे, तभी उनकी देहांत हो गई थी। बाद में नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे ने नेताजी के यश में वर्णनातीत वृद्धि की थी और वे लोकप्रिय शिखर पे जा पहुंचे थे, क्योंकि उस समय के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि उनसे एक्चुअली पूछा गया था कि आपने भारतीयों को आजाद क्यों कर दिया, क्यों उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी, जबकि आप कर सकते थे, आप चाहते तो अभी शासन कर सकते थे। तो उनका कहना था कि उन्होंने उनकी मजबूरी क्या थी। एक्चुअली उनकी मजबूरी ये थी कि आज़ाद हिंद फौज ने जो कार्य किया था, आज़ाद हिंद फौज ने जो भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल थे उनको इस बात के लिए भड़का दिया था कि अब जो भारतीय हैं वो ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे। सेना के अंदर ही अंदर काफी ज्यादा फूट हो गई थी, जितने भी भारतीय सैनिक थे वो ब्रिटिश सैनिकों को मारने लगे थे। एक्चुअली ब्रिटिश को भी पता था कि भारतीय सेना में यानी कि ब्रिटिश आर्मी में सिर्फ 25,000 ही ब्रिटिश सैनिक थे और 40 लाख इंडियन सैनिक थे। इसलिए भारतीयों को ये बताया गया कि हम संख्या में ज्यादा हैं, हम चाहें तो अपने देश के ऊपर अपना खुद शासन कर सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं। ऐसे में जब सेनाओं को पता चला तो वो सेना के अंदर ही विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। जो आर्मी थी वहां पर विद्रोह शुरू हो गया था। जो इंडियन आर्मी थी वो ब्रिटिश आर्मी को ही अंदर मारने लगी थी। ऐसे में ब्रिटिश को पता चल गया था कि अब भारत पे शासन करना उतना ज्यादा आसान नहीं है और काफी दिनों तक ये टिक भी नहीं पाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा चलाया गया जो अभियान था वो सैनिकों के मन में काफी ज्यादा इफेक्ट किया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश को भारत को आजाद करना पड़ा था। इस तरीके से आज आपने सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनी, उनके क्या प्रभाव पड़े थे, क्या इम्पैक्ट हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का ब्रिटिश आर्मी पे। एक्चुअली उन्होंने ये भी कहा था कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की तरफ बनाया गया पॉलिटिकल प्रेशर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया था जितना ज्यादा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई आजाद हिंद फौज ने किया था। तो दिस इज वॉज द सुभाष चंद्र बोस। इनकी एक जो बेस्ट जो थ्योरी है वो ये है, इट इज ब्लड अलोन दैट कैन पे द प्राइस ऑफ फ्रीडम। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा जो कि काफी ज्यादा फेमस हुआ था। आपको कैसा लगा इनकी स्टोरी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे अभी कभी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि अगली जो मेरी वीडियो है। हाँ, एक चीज और, आप कमेंट करके जरूर मुझे बता दीजिएगा कि अगली वीडियो आप किस क्रांतिकारी, किस फ्रीडम फाइटर की बायोग्राफी के ऊपर जानना चाहते हैं। उसका नाम लिखिए, जिस नाम के लिए सबसे ज्यादा सजेशन आएगा उसकी अगली वीडियो में जरूर लेकर के आऊंगा। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।